गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल विच इज अ स्टार्ट फ्रॉम द डिवीजन ऑफ वर्क टू द स्प्लिट डिकॉप, जहाँ पर हमने सीखा था काम को छोटा कर देते हैं अपने, और उसके बाद फिर आखिरी में मैं से हम की तरफ बढ़ते हैं। इट इज ऑलरेडी गिवन बाय द हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए वो उनके अकॉर्डिंग उनका एक सजेशन था। देयर आफ्टर एक और ऑथर थे, उन्होंने एक नया एक अपनी सोच को साइंटिफिक सोच लेकर आए थे और उन्होंने मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अपने नए सजेशन दिए, कुछ अपने नए प्रिंसिपल्स दिए हैं विच इज कम फॉरवर्ड एंड बिकम द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लाइक एज द फादर ऑफ द। याद रखिए, कंफ्यूजन बिल्कुल मत होएगा फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाएगा कि हु इज द फादर ऑफ द मैनेजमेंट, तो वहां पर आप लिखेंगे हेनरी फ्योल, या वहां पर जो आप ऑप्शन चूज करेंगे वो चूज करेंगे हेनरी फ्योल का। बट अगर जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि हु इज द फादर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, देयर वी कम फ्रेडरिक Winslow Taylor, who is born in 1836 and died in 1915। तो चलिए इनके जो इनकी टेक्निक्स हैं, जो भी इनके प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम एक बार एक एक करके देख लेते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बहुत ही आसान वर्ड में सीखना है। सबसे पहले इन्होंने प्रिंसिपल जो दिया था वो साइंस नॉट रूल ऑफ द थंब, यानी जो प्रिंसिपल है इनका इट इज बेस्ड ऑन द साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मीन्स, व्हाट इज द थंब मीन्स? थंब मीन्स आपकी ये फिंगर, मतलब जिसको आप हिंदी में अंगूठा बोलते हैं। रूल ऑफ थंब का मतलब नहीं, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता रहेगा, नहीं। फ्योल ने वहां पर क्लियरली इंसिस्ट किया है कि रूल ऑफ थंब को छोड़ दीजिए, ऐसा होता था तो ऐसा होता होगा, डजंट मैटर। यहां पर आपकी सारी थ्योरी, सारा आपका एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड द एक्सपेरिमेंट, नॉट टू एक्सपीरियंस। हमेशा याद रखिएगा, फ्योल इंसिस्ट नॉट स्टक विद द रूटीन वर्क। फ्योल इंसिस्ट करते हैं कि जो रूटीन वर्क है, जो पुराने जमानों से चलता आया है, जो ये डेली होता रहा है, उसमें आप एकदम से फंस मत जाइए कि आगे के बारे में आप सोच मत पाइए। अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, यू शुड अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी विच इज अ help to your organization, which is a increase your efficiency, you get the maximum output from the minimum effort। और एक चीज और बहुत खास है, फ्योल ने, FW टेलर ने इंसिस्ट किया है कि जो भी आपकी थ्योरी होनी चाहिए विच इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक वे, वो एक साइंटिफिक वे में बेस्ड होना चाहिए, ना कि एजम्पशन में। नहीं, अगर हम ये चीज कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। Assumption should not be considered according to the Frederick Winslow Taylor। जो assumption होगा वो फ्रेडरिक विल्सन टेलर के अकॉर्डिंग वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को इसका काफी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसीलिए टेलर ने कहा था कि जो भी आपके आइडियाज हैं, जो भी आपके थ्योरीज हैं, वो साइंटिफिक बेस्ड होनी चाहिए, ना कि एजम्पशन के बेस्ड रहेगा। क्लियर हो गया है। एंड लास्ट में उन्होंने समझाया था कि जो आपका ये प्रिंसिपल है ये रूल ऑफ थंब नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया है तो वो रूल हो गया है, या किसी एक इंसान ने एक कुछ बोल दिया गया तो वही माना जाएगा। नहीं, रूल ऑफ थंब, अंगूठा छाप नियम नहीं होगा कि नहीं जो पहले से बना आया है वैसे ही करते जाएंगे। हो सकता है कि पहले की सिचुएशन अलग रही हो, सीधी सी बात है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम 20 किलोमीटर अपने जमाने में पैदल पढ़ने जाते थे, तो दिस इज द योर लैक ऑफ रिसोर्सेस। आपके टाइम में लैक ऑफ रिसोर्सेस था, आप 20 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। बट हमारे पास आज रिसोर्सेस हैं, हमारे पास आज सर्विसेज हैं, हमारे पास आज हर छोटे छोटे शहरों में एक अच्छे आपके इंस्टीट्यूशन ओपन हुए हैं, वी कैन टेक एडमिशन एंड स्टडी। तो सेम चीज यहां पे भी कहा गया है कि नहीं, रूल ऑफ थंब आपको अप्लाई नहीं करना है कि किस सिचुएशन में क्या हो जाएगा। नहीं, द ऑल प्रिंसिपल, यानी जो ये प्रिंसिपल है आपका साइंस रूल
साइंस नॉट रूल ऑफ थंब विच इज बेस्ड ऑन द लॉन्ग एनालिसिस एंड द एक्सपेरिमेंट्स। ये ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया या टेलर ने इसको बोल दिया है कि ऐसा है तो ऐसा होगा, मैनेजमेंट में अगर ऐसा होता आया है तो ऐसा ही होगा। नो, हो सकता है कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई नई चीज की शुरुआत की गई हो तो वो उस टाइम के अकॉर्डिंग की गई हो, बट आज के अकॉर्डिंग वो सेट नहीं बैठती हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या हम उस चीज को ऐसा होता है तो करते रहें? नहीं। अगर कोई नई चीज आई है तो यू शुड अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी, एंड इफ यू आर सर्कुलेट सम इंफॉर्मेशन और सम रूल और सम वे ऑफ वर्किंग मेथड्स, इट शुड बी बेस्ड ऑन द लॉन्ग एनालिसिस एंड द एक्सपेरिमेंट्स। नोट कर लीजिए इतने टॉपिक विच इज अ हेल्प टू योर केस स्टडी। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप सो आपने उतार लिया होगा, आपने सब सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी जो मैंने आपको पहले बताया था, आपने पढ़ लिख लिया। साइंस नॉट रूल ऑफ द थंब। चलते हैं उनके दूसरे प्रिंसिपल में विच इज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर हम आपने सुना होगा कि लेबर यूनियन जो है वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट जाके स्ट्राइक कर चुके हैं। डेफिनेटली अगर एक लेबर का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी लेबर जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्री के जो लेबर हैं वो स्ट्राइक कर दिए हैं, और इससे लॉस क्या हो रहा है? अगर आपने स्ट्राइक कर दिया है, यू कैन नॉट पे योर सैलरी, आप अपने आप को सैलरी नहीं पे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, यू आर ऑल्सो फेसिंग द लॉस ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की वजह से भी आपको लॉस होगा क्योंकि वो आपको सैलरी टाइम नहीं दे पाएगा, एंड यू आर ऑल्सो सफर टू द ऑर्गेनाइजेशन, और आप इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी सफर करा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने स्ट्राइक किया है तो फिर आउटपुट बंद है, बट क्या आपकी कॉस्ट बंद हो जाएगी? क्या आपकी रनिंग कॉस्ट बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स प्रिंस टेलर ने इन्हीं को रोकने के लिए कुछ सजेशन दिया है या फिर इसको इंसिस्ट किया है मैनेजमेंट को। तो आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ अपने। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शब्द हार्मोनी? हार्मोनी का मीन्स होता है कम्युनिकेशन या फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ईच अदर। हार्मोनी का मीन्स होता है कोऑर्डिनेशन। इसको और हिंदी में अगर समझना चाहें तो बेसिकली आप समझ सकते हैं, हार्मोनी मीन्स होता है आपका तालमेल, और डिस्कार्ड मीन्स होता है कि आपके बीच में नॉट कोऑर्डिनेशन, विच इज अ सिनोनिम्स आप इसको लग सकते हैं कि नॉट कोऑर्डिनेशन। अकॉर्डिंग टू द टेलर, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड्स। कंपनी का टेलर एग्जिस्ट करते हैं या टेलर इंसिस्ट करते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है और कंपनी के जो लेबर होते हैं, दे कैन नॉट आर्ग्यूमेंट आर दे आर नॉट सफरिंग टू ईच अदर। वो एक दूसरे को सफर नहीं कराना चाहिए, दोनों के बीच में डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए। बोथ पार्टीज शुड बी इंडिस्पेंसिबल फॉर द ईच अदर। दोनों को एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए? दोनों को एक दूसरे को बराबर वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, ये अक्सर देखा गया है कि जो मैनेजमेंट होते हैं और जो लेबर होते हैं वो आपस में भिड़ रहते हैं, नुकसान उसमें दोनों का होता है। अगर लेबर और मैनेजमेंट दोनों आमने सामने हैं, दोनों एक स्ट्राइक को लेकर और एक अपनी रूल्स को लेकर अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, और एक अपनी डिमांड को लेकर फ्लेक्सिबल नहीं है, और गलत डिमांड है उनकी, या फिर उनकी जो एग्जैक्ट डिमांड है कैन नॉट फुलफिल बाय द मैनेजमेंट, दैट मीन्स कि इट्स अ सफर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन। और आपको पता है अगर ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा तो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे लेबर कास्ट के हो, दे आर सफर इक्वली। दैट मीन्स टेलर ने इंसिस्ट किया था कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। मैनेजमेंट और लेबर के बीच में कंप्लीट हार्मोनी होनी चाहिए, दोनों के बीच में कंप्लीटली ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों के बीच में कंप्लीटली एक तालमेल बना रहना चाहिए कि आपके वर्कर क्या चाहते हैं और आपके लेबर क्या चाहते हैं। लेबर को ये चीज सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिमांड बाय द management from him, and also management try to know that what is the actual demand of the labor। दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है बोथ शुड बी कंसीडर टू ईच अदर इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज मत होइएगा, केस स्टडी अक्सर पूछी जाएंगी आपसे इसकी। बोथ शुड बी कंसीडर्ड टू ईच अदर एज अ इंडिस्पेंसिबल, यानी अकॉर्डिंग टू द टेलर
दोनों को, यानी दैट मीन्स कि बोथ पार्टीज मीन्स मैनेजमेंट एंड लेबर शुड बी कंसीडर टू ईच अदर एज अ इक्वली पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। टेलर कहते हैं कि मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने लेबर को, अपनी एम्प्लॉय को बराबर की वैल्यू दे, एंड लेबर को भी चाहिए कि वो अपने आप को डज नॉट थिंक अबाउट द लेबर, डज नॉट थिंक दे शुड बी थिंक दे आर द पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और दोनों को ये चाहिए कि दोनों एक दूसरे को बराबर की वैल्यू दें। और इसी सिचुएशन को टेलर ने नाम दिया था मेंटल रिवैल्यूएशन। अकॉर्डिंग टू द टेलर want to the management change the mindset of the labor and the also management। टेलर चाहते थे कि मैनेजमेंट और लेबर का माइंडसेट बिल्कुल चेंज होना चाहिए। मैनेजमेंट शुड नॉट थिंक ही इज द बॉस। मैनेजमेंट को ये नहीं चाहिए, उसको अपने आप को बॉस नहीं समझना चाहिए। ही शुड बी डिस्ट्रीब्यूट हिज गेन एमंग द लेबर, ठीक है। एंड द अकॉर्डिंग टू द labor does not think they are the servant of the organizations, they doing the hard work for the betterment of the organization। दोनों चीजें कही टेलर ने। पहली चीज क्या कह दिया है कि भैया मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने आप को बॉस ना समझे, अपने आप को बाप ना समझे। क्लियर? अपने आप को जस्ट थिंक दे आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इक्वली इंपॉर्टेंट देन द लेबर। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप लेबरों में भी डिस्ट्रीब्यूट करिए, ताकि उनको ये लगे कि नहीं कंपनी हमारी है, हमारे बारे में अच्छा करती है। एंड ऑल्सो लेबर को भी ये सोचना चाहिए कि दे आर डूइंग द बेस्ट एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गेनिंग द प्रॉफिट। और लेबर को भी चाहिए कि वो अपना बेस्ट एफर्ट दे दे ताकि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा तभी जो है वो प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात टेलर ने कही है, वही पॉसिबल हो जाएगा। तो दैट मीन्स मेंटल रिवोल्यूशन मीन्स हो जाएगा आपका बॉस, या आप कह सकते हैं मैनेजमेंट शुड नॉट थिंक दे आर बॉस, they should distribute profit among labor। ठीक है, क्लियर हो गया? मैनेजमेंट शुड नॉट थिंक दे आर द बॉस, दे शुड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट among the labor, and same as the and also labor should not think they are servant of organization, they should work for betterment of ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? दिस इज द मेंटल रिवोल्यूशन। मानसिक क्रांति तभी आ सकती है जब, सीधी सी बात है, जब मैनेजमेंट अपने लेबरों को एज अ नौकर नहीं समझेगा। दे आर द आल्सो द पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड मैनेजमेंट शुड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट टू द लेबर। अच्छा, इससे क्या होगा? अगर लेबर को प्रॉफिट बांट रहे हैं तो दे आर इनकरेज, दे आर मोटिवेट, ठीक है, दे आर डूइंग द एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड लेबर ऑल्सो डोंट थिंक कि दे आर द सर्वेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, अपने आप को हीन भावना का शिकार मत करिए। अपने आप को ये ना समझे कि नहीं मैं नौकर हूं। नहीं, वी आर द एक्चुअली इक्वली पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी शुड पुटिंग द मोर एफर्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, केस स्टडी में आपको अक्सर आपकी हेल्प करेगा। चलिए अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। तो दो प्रिंसिपल आपके हो गए हैं। पहला आपका था साइंस नॉट रूल ऑफ द थम्स, यानी एवरीथिंग शुड बी प्रिपेयर्ड और शुड बी adopted by the scientific manner।
सेकंड था आपका हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैनेजमेंट एंड लेबर बोथ शुड बी पार्टिसिपेट इक्वली, दे आर अ रिस्पेक्ट टू द ईच अदर, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। थर्ड आपका आता है फिर कोऑपरेशन नॉट द इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, यानी आप कोऑपरेशन करिए। ये जो प्रिंसिपल्स है इट इज द एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रिट डी कॉर्प्स। आपने फ्यूल का प्रिंसिपल पढ़ा था, स्प्रिट डी कॉर्प, ये उस प्रिंसिपल का कह सकते हैं कि एक्सपेंशन है। स्प्रिट डी कॉर्प में कहा था कि मैं को छोड़िए, इंडिविजुअल को छोड़िए, टीम वर्क को लेकर आइए, यानी मैनेजमेंट को यहां पर चाहिए कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल से लोगों को ट्राई करे कि वो दे आर अ वर्क इन अ टीम वर्क। उनको चाहिए कि वो मैनेजमेंट को एक कोशिश करे कि लोग एक दूसरे का अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को समझे, ताकि जो उनका म्यूचुअल कोऑपरेशन है वो कंटिन्यू बना रहे। चलिए इसके पॉइंट टू पॉइंट इसको देख लेते हैं। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द कॉर्पोरेशन। टेलर इंसिस्ट दैट कि इंडिविजुअल को हटाइए, कॉर्पोरेशन को ले, टीम वर्क को लेके आइए, मैं से हटाइए और लोगों को हम की तरफ इकट्ठा करिए, क्योंकि अगर मैं की तरफ करेंगे तो सिर्फ एक पर्सन जीतेगा, लेकिन अगर पूरी की पूरी टीम एक तरफ काम करेगी तो फिर डेफिनेटली द विन बाय द ऑर्गेनाइजेशन जीतेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन जीतेगा तो जाहिर सी बात है कि उनके एम्प्लॉयों का भी बेटरमेंट होगा। दैट्स व्हाई द टेलर सेड्स कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द कॉर्पोरेशन। जो कंपटीशन होगा वो रिप्लेस हो जाना चाहिए, किससे? वो रिप्लेस होना चाहिए आपके कॉर्पोरेशन से। कंपटीशन हटाइए, जो आपसी प्रतिस्पर्धा है उसको हटाइए, एक साथ मिलकर आइए और एक पॉइंट पर काम करिए। बोथ पार्टीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बोथ पार्टीज? बोथ पार्टी मींस मैनेजमेंट और द लेबर। मैनेजमेंट एंड लेबर रियलाइज दैट बोथ आर नीड टू ईच अदर। मैनेजमेंट और लेबर को रियलाइज करना पड़ेगा कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अगर मैनेजमेंट नहीं ले रहेगा तो लेबर को काम कौन देगा, लेबर को सैलरी कौन देगा? मैनेजमेंट की जो पॉलिसी बनेगी नहीं, मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो पॉलिसी नहीं बनेगी, तो कैसे काम करेंगे? और साथ ही साथ मैनेजमेंट को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनके लिए लेबर उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना उनके लिए इंपॉर्टेंट है उनकी कैपिटल। बिकॉज उसमें आपका रीजन है, आपने पॉलिसी बना ली, आपने बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लिया, पर काम करने के लिए आप आदमी कहां से लाएंगे? उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोग कहां से लेकर आएंगे? इसीलिए बोथ को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है दे शुड बी रियलाइज दैट दे आर नीड टू ईच अदर। उनको इस बात का एहसास भी होना चाहिए कि उनको एक दूसरे की जरूरत भी है। अच्छा, इससे क्या होगा? एक दूसरे को रियलाइज होगा, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन रहेगा, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन बनाएगा, दोनों पूरी का पूरी टीम वर्क होगा। उससे सबसे बड़ा फायदा होगा वो होता है आपका इंक्रीज ट्रस्ट। मैनेजमेंट अपने लेबरों पर आसानी से ट्रस्ट कर सकता है। इन्वॉल्वमेंट, लेबर किसी भी नई पॉलिसी में अपना वे ऑफ थिंकिंग कर सकते हैं। पुटिंग द आइडियाज, पुटिंग द एफर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशंस, आल्सो इंक्रीज द सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब म्यूचुअल कॉर्पोरेशन होता है तो लेबर के मन में ये चीज खुद ब खुद आती है कि नहीं, ये कंपनी मेरी है और मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करना पड़ेगा। एंड लास्ट थिंग्स, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन अकॉर्डिंग टू द टेलर in the principle cooperation not competition, cooperation not competition, and you can call also cooperation not individualism. तो mutual cooperation that means कि every organizations, every management should try to cooperate with the labor also, and labor should be cooperate to the management also. इसमें इतना है, नोट कर लीजिए टॉपिक। चलिए, तीनों पॉइंट हो गए हैं, सारे पॉइंट ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं। सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने बेसिकली कवर कर लिया, आपके तीनों प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं अपने आगे प्रिंसिपल के लिए। फोर्थ प्रिंसिपल इनका, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। टेलर ने ये चीज सजेस्ट किया है मैनेजमेंट को कि आपके यहाँ जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी आपके इंडिविजुअल एम्प्लॉय हैं, उन ईच एंड एवरी पर्सन वो आप क्या करिए, डेवलप करिए, ताकि आप उनसे क्या करें, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एफिशिएंसी? आपने चैप्टर 1 में ही 3 चीजें पढ़ी थी। 3 चीजें आपकी वो कौन कौन सी थी? पहला था आपका गोल ओरिएंटेशन, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस।
ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी मतलब डू द वर्क एज पॉसिबल टू द मिनिमम कास्ट, या आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं कि डू द गेट द मैक्सिमम आउटपुट इन द मिनिमम एफर्ट। सेम चीज यहां भी कहा गया है, डेवलपमेंट ऑफ द ईच एंड एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। फ्यूल इंसिस्ट टू द मैनेजमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन कि आप अपने यहाँ हर एक एम्प्लॉय को, हर एक लेबर को उसको डेवलप करिए, उसकी जो उसकी स्किल्स है उसको ट्राई टू इंक्रीज द स्किल्स फॉर हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि अगर उसकी इफिशियंसी अच्छी होगी तो आपके रिसोर्सेज बचेंगे, आपके ही टाइम बचेंगे, आपकी ही कॉस्ट बचेगी, और अगर ये सब आपकी बचेंगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन गेटिंग द प्रॉफिट। और किसी एक ने बहुत अच्छा भी कहा था कि आवर एसेट्स वॉक टूवर्ड्स टू द डोर एवरी इवनिंग। जो हमारी एसेट्स होती है वो हर शाम को दरवाजे के रास्ते से बाहर जाती है। वी शुड इंश्योर देम, या वी शुड इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन दे कम टुमारो, और मुझे इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो दोबारा हमारे पास आए। दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर एम्प्लॉय। जो उनके एसेट्स होते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो आपके यहाँ एम्प्लॉय हैं, उन जो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को आपको ध्यान रखें, उनकी स्किल्स को क्या करिए, उनकी स्किल्स को इंक्रीज करिए, उनके काम करने के तरीके को थोड़ा सा डेवलप करिए। बेसिकली अब मैं कहूं अगर, तो ये बेसिकली द पार्ट ऑफ द स्टॉपिंग। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि करना क्या है, केस स्टडी में पूछा कुछ और गया है, कह क्यों रहे हैं भाई। जहां पर किसी भी पर्सन को उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब दी जा रही है, जहां पर किसी पर्सन को ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां पर किसी पर्सन को मोटिवेट किया जा रहा है, देयर इज द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ईच एंड एवरी। जहां पर सीधी सी बात, जहां पर किसी पर्सन की स्किल्स को डेवलप करने की बात की जा रही है, उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, दैट मीन्स कि वहां पर कौन सा प्रिंसिपल होगा आपका, डेवलपमेंट ऑफ द ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। और इसीलिए टेलर ने एडजस्ट किया था कि ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिक सेलेक्टेड एंड देन असाइंड वर्क एज पर हिज स्पेशलाइजेशन। कि किसी भी पर्सन को आपको अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करना है तो ऐसे नहीं कि भैया तुम भी आ जाओ, ये भी आ जाए, मुझे तो बस मैन पावर की जरूरत है तो सब आ जाओ मैन पावर के लिए, जिस भी इंसान को पाए हम लेके चले आए। नहीं, अब सिंपल से चीज बताइए, जो आपके अकाउंट डिपार्टमेंट का पर्सन होगा, क्या वो फैक्ट्री में जाके मशीनों के साथ वर्क कर सकता है? पॉसिबिलिटी है कि नहीं कर पाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि जो लेबर है, who is the not educated, well educated, they can transfer in the account department, they can handle well? No, अगर आप किसी भी लेबर को अकाउंट डिपार्टमेंट में दे रहे हैं तो नहीं, वो उसको संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए यू मस्ट हैव नो द योर सिलेक्शन फॉर द विच पोस्ट, कि आपका जो सिलेक्शन हो रहा है वो किस पोस्ट के लिए हो रहा है। इसलिए अगर आपको किसी भी एक्चुअल डिपार्टमेंट की, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कोई सिलेक्शन करना हो तो सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोसेस क्या होगा। सिंपल चीज़ है, जैसे स्कूलों में अगर आपको अकाउंट के टीचर की रिक्वायरमेंट है तो यू शुड ट्राई टू टेक द या आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू द अकाउंट डिपार्टमेंट, रिलेटेड टू द अकाउंट सब्जेक्ट, रिलेटेड टू द कॉमर्स। बट इफ यू आर अ interview panel, if you are take a bow in a interview panel like as a physics teacher, chemistry teacher and the math teacher, can be they appoint the better person for the account? पॉसिबल है भैया कि जो मैथ के होंगे उनको मैथ की एक्वायर्ड नॉलेज होगी, जो फिजिक्स के होंगे उनके पास फिजिक्स की नॉलेज होगी, जो केमिस्ट्री के होंगे उनके पास केमिस्ट्री की नॉलेज होगी, बट दे डोंट नॉलेज अबाउट द अकाउंट। इसीलिए टेलर ने कहा है ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिक सेलेक्टेड देन द असाइन्ड वर्क एज पर देयर स्पेशलाइजेशन। कि किसी भी पर्सन की जो स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब देनी चाहिए, यानी प्रोवाइड द जॉब टू द राइट पर्सन टू द राइट पोस्ट अकॉर्डिंग हिज द क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस। यानी किसी भी पर्सन को अगर आप कोई सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पे करिए, उसके वे स्किल्स पे करिए, उसके एक्सपीरियंस पे करिए, उसके टैलेंट पे करिए। ये नहीं कि आपके वर्ष में 25 लोग को चाहिए तो 25 लोग को ले आए जिससे कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो आप उन्हीं पर्सन को आप इन्वॉल्व करिए जो कि आउटपुट आपको प्रोवाइड कर सकें। अगर आपने किसी ऐसे बंदे को सेलेक्ट किया है, जो ऐसे किसी काम के लिए सेलेक्ट किया है जहां पर उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो इट इज़ अ मस्ट
यू शुड प्रोवाइड द ट्रेनिंग। सपोज दैट अगर आपको जो है जहाज उड़ाना है, लाइक ऐसे यू आर इफ यू वांट टू बिकम अ पायलट, तो ऐसा नहीं कि मैं भी इनको भी पायलट बना लीजिए, उनको भी पायलट, सबको बुला लीजिए, सबको ट्रेनिंग दे दीजिए, नहीं। यू आर फर्स्टली यू आर गेटिंग द सिलेक्शन ऑफ द पर्सन। आप एक पर्सन का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, आप रिटर्न कराएंगे उनका, उनका स्पेशलाइजेशन देखेंगे, क्या जो फील्ड आपको चाहिए उस फील्ड में वो स्पेशलाइजेशन है या नहीं है। देन आफ्टर once you are select some person, then after you are trained to the एविएशन, तब आप उनको एविएशन के लिए ट्रेन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये पर्सन आ रहे हैं, ही हैज़ द नॉलेज, सी हैज़ द नॉलेज, बट सी डजेंट हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज, सी ओनली हैज़ द थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आप उनको क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी कहा गया है कि ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिक सेलेक्टेड एंड देन असाइंड वर्क एज पर द स्पेशलाइजेशन। यानी हर एक पर्सन को, सिंपल से कहा गया है, हर एक पर्सन को, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिक सेलेक्टेड। अगर उनका सिलेक्शन होना चाहिए तो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, साइंटिफिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और एक बार उनका सिलेक्शन हो गया, एक बार आपने उनका सिलेक्शन कर लिया है, तो उनको आप जॉब असाइन करिए। और ऐसा नहीं कि आपने किसी पर्सन को सेलेक्ट किया है तो उसको जो मन करिए वो जॉब दे दीजिए, नहीं। अलॉटेड वर्क एज पर देयर स्पेशलाइजेशन, वो जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो, अगर वो सेल्स में है तो उनको सेल्स डिपार्टमेंट में करिए, अगर उनकी स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है तो उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करिए, और अगर उनकी स्पेशलाइजेशन अकाउंट डिपार्टमेंट में है तो उनको आप अकाउंट डिपार्टमेंट में करिए। और अगर किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट में आपने रखा है, अगर आपने उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सपोज अगर आप किसी पर्सन को आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखा है, तो आपने न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, तो उस न्यू टेक्नोलॉजी के लिए उन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट आपने तो कर लिया है, पर हाउ द इम्प्लीमेंट ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी, यू हैव टू एग्जैक्टली नो द हाउ द मशीन आर वर्किंग, हाउ द मशीन आर स्टार्ट। तो इफ यू नीड द ट्रेनिंग रिक्वायर्स, अगर आपको किसी लगता है कि इस फील्ड में ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो फिर ट्रेनिंग इज द मस्ट पार्ट टू डू। तो ट्रेनिंग आपका मस्ट पार्ट टू डू है, यानी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करना चाहिए। तो आपके चारों प्रिंसिपल जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है साइंस नॉट द रूल ऑफ द थंब। आपका जो रूल होने चाहिए, जो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, वो अंगूठा छाप में होनी चाहिए। जैसे बेसिकली दे आर बिलोंग फ्रॉम द साइंटिफिक मेथड एंड द लॉन्ग एनालिसिस एंड द एक्सपेरिमेंट पे बेस होनी चाहिए, एजम्पशन पे बेस नहीं होना चाहिए। सेकंड है आपका हार्मोनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड्स, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड्स, बेटर कम्युनिकेशन एंड द better harmony between the management and the labor, and the also mental evolution is the part of the harmony not discord. Mental evolution, person does not think he is the boss, servant employee does not think he is the servant, both are the equally important. थर्ड आपका है cooperation not to individualism, ठीक है, ट्रांसफर टू I into V, आई को ट्रांसफर करिए वी में। म्यूचुअल कोऑपरेशन मस्ट बी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट, क्लियर। फोर्थ है आपका डेवलपमेंट ऑफ द ईच एंड एवरी पर्सन to his greatest efficiency. If you want the greatest efficiency of the employee, which is a help to the organization to earn profit, you have to selection in the scientific manner and the assigned job according to the स्पेशलाइजेशन। उनको जो जॉब आप स्पेशलाइज, जो आप उनको जॉब असाइन कर रहे हैं, वो आप उनको क्या करेंगे, उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। इफ एनी फील्ड, इफ एनी एरिया ऑफ need, if any area of his job need the training, then you have to provide training to the employee for the greater efficiency. If the employee make the use of the better use of the resources, they definitely make the maximum output in the minimum efficiency. नोट कर लीजिए, आपके प्रिंसिपल क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जब मिलेंगे तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्निक ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट।